हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है अमेरिकी संविधान की संघीय व्यवस्था। क्वेश्चन देखिए, संघीय सरकार या संघात्मक शासन की परिभाषा दीजिए। तो संघात्मक शासन उस शासन व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें दो प्रकार की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। संविधान द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है तथा दोनों सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संघीय सरकार या संघात्मक शासन की विशेषताएं बताइए। तो संघात्मक शासन की विशेषताएं देखिए, दोहरी सरकारें लिखने में मिसप्रिंट हो गया, संघ सरकार और राज्य सरकारें। संघ सरकार को केंद्र सरकार बोलते हैं। दूसरा, लिखित और कठोर संविधान। फिर है संविधान की सर्वोच्चता। फिर है संघ सरकार और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन। फिर है स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्थापिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में संघीय व्यवस्था को क्यों अपनाया गया है, कारण बताइए। तो आपको पता है अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। क्यों अपनाया गया, कारण देखिए। पहला है अमेरिकी राज्यों में स्वाधीनता की तीव्र भावना होना, अमेरिका का विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या, अमेरिकी राजनीतिक दलों का विकेंद्रीकृत संगठन और राज्यों की केंद्र के कठोर नियंत्रण से मुक्त रहने की इच्छा, अमेरिकी जनता का शक्ति के विकेंद्रीकरण के प्रतीक संघीय शासन को स्वतंत्रता का प्रतीक समझना। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी संविधान में संघीय व्यवस्था के लक्षण बताइए कि अमेरिकी संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जिससे पता चलता है कि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो पहला, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान द्वारा संघ और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका, द्विसदनीय कांग्रेस। वहाँ पर व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा गया है। उसके दो सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। सीनेट में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व है। सीनेट यानी कांग्रेस का द्वितीय सदन, तो उसमें इकाइयों को मतलब राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी अमेरिकी संघ के अंदर 50 राज्य हैं, तो प्रत्येक राज्य से कांग्रेस के द्वितीय सदन यानी सीनेट में दो दो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं। अपने देश की तरह नहीं, अपने देश में तो क्या है कि संसद का जो द्वितीय सदन है राज्यसभा, उसमें भारत के सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस वजह से जो बड़े राज्य वहाँ से ज़्यादा प्रतिनिधि राज्यसभा में चुन के जाते हैं, छोटे राज्य वहाँ से कम प्रतिनिधि राज्यसभा में चुन के जाते हैं। लेकिन अमेरिका में द्वितीय सदन सीनेट के अंदर राज्यों को इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो सीनेट की सदस्य संख्या 100 गई, प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, टोटल 50 राज्य हैं। अगला है संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका। उसके बाद है दोहरी नागरिकता। फिर है अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य सरकारों को प्रदान करना। तो अपने यहाँ भी संघात्मक शासन व्यवस्था, लेकिन अपने यहाँ इक्करी नागरिकता है और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार को दी गई है, जबकि अमेरिका में राज्य सरकारों को प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में अमेरिकी संघ में कितने राज्य शामिल है, किन्हीं 4 राज्यों के नाम बताइए। तो वर्तमान में अमेरिकी संघ में 50 राज्य शामिल हैं, जबकि प्रारंभ में 13 राज्यों के मेल से संयुक्त राज्य अमेरिकी संघ का निर्माण हुआ था। जब अमेरिका का संविधान बना था 1787 में, ठीक है, उस समय अमेरिका के अंदर 13 उपनिवेश थे, 13 राज्य थे, और अब वर्तमान के अंदर 50 राज्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के 4 प्रमुख घटक राज्य हैं, कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, मिशिगन और न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन देखिए, निहित शक्तियों के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। तो अमेरिकी संविधान द्वारा संघीय सरकार को जो मूल शक्तियां प्रदान की गई हैं, उन शक्तियों को क्रियान्वित करने के लिए उससे जुड़ी हुई अन्य शक्तियों का प्रयोग किया जाना आवश्यक हो, वहां संघीय सरकार द्वारा उन मूल शक्तियों से जुड़ी हुई अन्य शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। इसे ही निहित शक्तियों का सिद्धांत कहा जाता है। मतलब अमेरिका का संविधान आपको पता है दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, उसमें मात्र 7 ही अनुच्छेद हैं। तो संघ सरकार की जो शक्तियां हैं वो बहुत थोड़ी सी संक्षिप्त में बताई गई हैं। अब उन शक्तियों का प्रयोग करके संघ सरकार जो है वो न कानून निर्माण कर सकती है, न प्रशासन चला सकती है। इसलिए अब ये धारणा अपना ली गई है वहाँ पर कि संघ सरकार को जो शक्तियां प्रदान की गई है, उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उससे जुड़ी हुई जो छोटी सहायक शक्तियां हैं उनका भी संघ सरकार प्रयोग कर सकती है। उन विषयों पर भी संघ सरकार कानून निर्माण कर सकती है। तो इसको ही बोलते हैं निहित शक्तियों का सिद्धांत।
तो आगे देखिए, निहित शक्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मार्शल द्वारा मैकोलस बनाम मेरीलैंड विवाद में किया गया था। तो ये सिद्धांत अमेरिकी संविधान में नहीं दिया गया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश मार्शल के द्वारा और मैकोलस बनाम मेरीलैंड विवाद में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गणना और अवशेष के सिद्धांत से क्या तात्पर्य। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। गणना और अवशेष के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है। तो देखिए, अमेरिकी संविधान द्वारा संघीय सरकार और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन करने के लिए गणना और अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है। इस सिद्धांत के तहत अमेरिकी संविधान में संघीय सरकार की शक्तियों की गणना की गई है और अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकारों को प्रदान की गई हैं। मतलब क्या है कि जैसे अपने देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में संविधान के द्वारा शक्ति विभाजन किया गया है। 3 सूचियां बना दी गई, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची, और उसमें अलग अलग विषय दे दिए गए। ठीक है, अपने यहाँ तो ये सिस्टम है, लेकिन अमेरिका में क्या किया गया है। अमेरिका में संविधान के अंदर जो संघ सरकार है, केंद्र सरकार है, वो किन किन विषयों पर कानून बना सकती है, प्रशासन चलाने का अधिकार है, उन विषयों के नाम दे दिए, उनकी गणना कर दी गई। ठीक है, तो उन विषयों पर तो कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को मिल गया। अब जो बच गए वो विषय सारे के सारे किसके पास में आ गए, राज्य सरकारों के पास में आ गए। जो अवशिष्ट विषय बच गए सारे वो किन के पास में आ गए, इकाइयों के पास में, राज्य सरकारों के पास में आ गए। तो अमेरिका में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार इकाइयों को दिया गया है, जबकि भारत में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अमेरिका की संघ व्यवस्था में केंद्रीकरण की वृद्धि के कारण, यानी अमेरिकी संघीय व्यवस्था में क्या है कि अब दिन प्रतिदिन केंद्र सरकार ताकतवर हो रही है, राज्य सरकारें कमजोर हो रही हैं। इसकी वजह क्या है। पहला देखिए कारण, अमेरिका की सामाजिक, आर्थिक और भौतिक स्थिति में परिवर्तन होना, निहित शक्तियों के सिद्धांत का विकास, अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में गृह युद्ध होना। 1861 से 1865 तक अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में गृह युद्ध छिड़ गया था हब्सियों की मुक्ति के प्रश्न पर। हब्सी उनकी मुक्ति के प्रश्न को लेकर के गृह युद्ध छिड़ गया था। तो उस गृह युद्ध के कारण से केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि हुई। अगला है, संघीय सरकार द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उदय होना और संघीय सरकार के प्रति जनता में सम्मान की भावना उत्पन्न होना। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से अब अमेरिका में केंद्र सरकार ताकतवर बनती जा रही है, राज्य सरकारें कमज़ोर होती जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसका लिंक जो है वो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक वीडियो पहुँच सके। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।